पिछले कुछ महीने नरेश के लिए काफ़ी बुरे गुजरे थे। घर के अंदर बीमारियों ने डेरा डाल रखा था, जिस वजह से काम धंधा काफ़ी दिनों तक बंद रहा। काम धंधा बंद होने की वजह से जो पुराने कर्ज थे वो तो जैसे के तैसे रहे, बल्कि बीमारी के इलाज के लिए फिर से नए कर्ज बढ़ गए। 2 वक्त का खाना जुटाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था और ऊपर से घर का किराया भी बाकी था, जिस वजह से घर मालिक उसे रोज कॉल करता। लेकिन इस बार कंपनी के साथ हुई डील की वजह से वो खुश था। एक परमानेंट काम उसे मिल गया था। नरेश एक टेम्पो चलाता था और काफ़ी दिनों से काम न मिलने की वजह से उसका टेम्पो बंद था। दिन का खर्च निकालने तक के भी पैसे नहीं बन रहे थे। लेकिन इस कंपनी के साथ उसकी डील हुई, जिसमें उसे उस कंपनी का माल फैक्ट्री से गोडाउन और उनके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना था। अब यह काम परमानेंट था और इसके उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने वाले थे। अब कर्ज और घर खर्चों की टेंशन लगभग खत्म हो चुकी थी। कंपनी से मिलने वाला पेमेंट इतना था कि कर्जों के हफ्ते भरने के बाद भी वह घर खर्च अच्छे से गुजार सकता था। और तो और कंपनी ने उसे रहने के लिए गोडाउन के पास ही एक घर भी देने वाली थी, जिस वजह से उसका रेंट भी बचने वाला था। हालांकि ये खुशखबरी उसने अब तक घर पर नहीं बताई थी। उसने सोचा कि इतनी अच्छी खबर फ़ोन पर बताने से अच्छा वो घर पर मिठाई लेकर जाए। इसलिए रात के तकरीबन 11 बजे जैसे ही कंपनी की मीटिंग खत्म हुई, वो घर की ओर अपने टेम्पो में निकल पड़ा। नरेश का घर कंपनी से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर था, तो जाहिर था कि उसे वहाँ पहुँचने में रात के तकरीबन 2-2:30 बजने वाले थे। लेकिन फिर भी रास्ते में उसने मिठाइयों का एक बड़ा सा बक्सा खरीद लिया और फिर वो अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ता बड़ा और लगभग सुनसान ही था। रास्ते के आसपास खेत खलियान के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ बड़े बड़े ट्रक, प्राइवेट बसेस के अलावा बाकी गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं थी। इसलिए नरेश तेज़ी से गाड़ी चलाता गया। उसने आधे से भी ज़्यादा रास्ता पार कर लिया था और अगला टोल नाका आने ही वाला था कि अचानक उसका टेम्पो आवाज़ करता हुआ बंद होने लगा। नरेश ने झट से टेम्पो को रास्ते से उतारकर एक खुले मैदान में खड़ा कर दिया। वो टेम्पो से बाहर आया और टेम्पो को देखने लगा। उसका टेम्पो पुराना था, लेकिन उसका रखरखाव अच्छा होने की वजह से आज तक उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। उसने बोनट खोलकर देखा, पूरे इंजन को चेक किया, लेकिन उसे क्या खराबी आई है यह समझ नहीं आया। वो जान गया कि अब गाड़ी शुरू करने के लिए उसे किसी मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। वो आसपास गैरेज को ढूंढने लगा, लेकिन उस खुले मैदान के अंदर एक ढाबे और सामने थोड़ी दूरी पर टोल नाके के अलावा कुछ भी नहीं था। अब उस सुनसान हाईवे पर मदद मिलना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा था। वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा ताकि किसी गाड़ी वाले से मदद ले सके, लेकिन जितनी देर वो वहाँ खड़ा रहा उतनी देर में वहाँ कोई भी गाड़ी नहीं आई। फिर वो ढाबे के अंदर चला गया, यह सोचते हुए कि उसे वहाँ किसी की मदद मिल जाएगी। वहाँ तकरीबन 7-8 लोग थे। एक हलवाई था जो कढ़ाई के पास खड़ा होकर कढ़ाई के अंदर कुछ तल रहा था। एक आदमी ज़मीन पर बैठकर सब्जियां काट रहा था। 2 लोग थे जो वहाँ खटियों पर बैठे लोगों को खाना परोस रहे थे। जब नरेश ने वहाँ पहुंचकर जोर से कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे मदद चाहिए, तो किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शायद वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गाड़ी ठीक कर सके, इसीलिए शायद किसी ने उसे जवाब नहीं दिया था। वो वहीं पर कुछ देर खड़ा रहा। ढाबा काफ़ी पुराना और बेढंगा था। अंदर हल्की रोशनी वाले बल्ब लगे हुए थे। कुर्सियाँ यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी और सफाई भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन खाने की काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रही थी। नरेश की मीटिंग काफ़ी देर से हुई थी, जिस वजह से उसे काफ़ी भूख भी लग गई थी। हालांकि उसने तय किया था कि वह घर जाकर ही अपने परिवार के साथ खाना खाएगा, लेकिन अब गाड़ी भी बंद हो चुकी थी और अब कब गाड़ी सुधरेगी और कब वो घर जाएगा ये भी निश्चित नहीं था। इसलिए उसने वही खाना खाने के बारे में सोचा। वो एक खटिया पर बैठ गया और उसने ऑर्डर के लिए वहाँ खड़े लड़के को इशारे से बुलवाया। कुछ समय बाद वह लड़का एक बड़ा सा बाउल लेकर उसके पास आया और उसके सामने बाउल को रख दिया। नरेश ने उसे काफ़ी आवाज़ें लगाई कि उसने अब तक कोई ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन शायद वो लड़का बहरा था, इसलिए उसने नरेश की कोई आवाज़ नहीं सुनी और वो सीधा चला गया। अब
वो बाउल नरेश के सामने ही पड़ा हुआ था, जिस पर एक प्लेट रखी हुई थी और उसमें से खाने की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी। अब उस खुशबू से नरेश से रहा नहीं गया, इसलिए उसने बाउल के ऊपर से प्लेट उठाई और वो एकदम से सिहर गया। बाउल के अंदर लाल रंग का एक गाढ़ा पानी था और उसके अंदर इंसानों की आंखें तैर रही थी। नरेश ये देख एकदम से पीछे हट गया। एक पल के लिए तो वो डर गया, लेकिन अगले ही पल उसे काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उसके साथ डरावना प्रैंक कर रहे हैं और किसी कोने में खड़े होकर छिपकर उसका वीडियो बना रहे होंगे। अब भले ही ये प्रैंक बाकी लोगों को हंसाने वाला लगे, लेकिन नरेश इससे काफ़ी चिढ़ गया और उसने गाली देते हुए हलवाई की ओर देखा तो उसके शब्द उसके ही गले में अटक गए। उसके शरीर में एक सिहर सी उठी। हलवाई का आधा शरीर कटा हुआ था। उसका सिर से लेकर कमर तक का ही हिस्सा था, जिसे एक बड़े से टेबल पर रखा हुआ था। उस टेबल पर उस हलवाई के आधे कटी शरीर से निकलती अतड़ियाँ और खून फैला हुआ था। उसके सामने आग के ऊपर एक कढ़ाई थी। उस कढ़ाई के अंदर 2 हाथ और एक सिर बाहर आकर नरेश की ओर देख रहा था। नीचे बैठा हुआ आदमी सब्जियां नहीं बल्कि किसी इंसान के शरीर के टुकड़े कर रहा था। जो 2 लोग खाना परोस रहे थे, उनमें से एक का सिर कटा हुआ था और उसका कटा सिर वो अपने ही एक हाथ में लेकर यहाँ वहाँ घूम रहा था। और दूसरा जो लड़का था जिसने नरेश को बाउल दिया था, उसका पेट फटा हुआ था और उस फटे पेट के अंदर से अतड़ियाँ बाहर निकल रही थी। नरेश ने डर के मारे यहाँ वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी जिंदा इंसान नहीं लग रहा था। सब मरे हुए लोग थे और वो सब बैठकर इंसानों का मांस खा रहे थे। नरेश ने डर के मारे चीखते हुए सामने रखे बाउल को जमीन पर फेंक दिया। उस बाउल में रखे खून और इंसानों के शरीर के अंग जमीन पर फैल गए और वो हिलने लगे। वो नज़ारा इतना घिनौना था कि नरेश को ये सब देख चक्कर आने लगे और वो उल्टी करने लगा। और उसकी आवाज़ को सुन आजू बाजू वाले सब मुर्दे उसे देखने लगे और वो अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। नरेश डर गया और वहाँ से भागने लगा। वो तेज़ी से दौड़ता हुआ रास्ते की ओर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो ढाबे के बाहर आया, वहाँ खुले मैदान के अलावा कुछ भी नहीं था। ना ही कोई रास्ता था और ना ही कोई टेम्पो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कटे फटे सारे मुर्दे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। हलवाई अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को घसीटता हुआ उसके पीछे आ रहा था। सिर कटा मुर्दा एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए नरेश के पीछे लंगड़ाता हुआ दौड़ रहा था। नरेश डर गया, उस मैदान में ही भागने लगा। वो सीधा ढाबे से दूर एक ही दिशा में भागने लगा। पीछे मुर्दे बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे और फिर अचानक एक तेज रोशनी चमकी और रात के तकरीबन 3:30-4 बजे उस खुले मैदान में एक एम्बुलेंस और पुलिस की कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। एक टूटे फूटे सालों से बंद पड़े ढाबे के बाहर नरेश का टेम्पो खड़ा था। रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा ट्रक रुका हुआ था और उसके 10-15 फीट की दूरी पर बहते खून के बीच नरेश की लाश पड़ी हुई थी। अगले दिन पुलिस ने पूरी तहकीकात करने के लिए टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। घटनास्थल के पास ही एक बड़ा सा खंबा था जिस पर एक सीसीटीवी लगाया हुआ था। उस फुटेज के अंदर रात के तकरीबन 12:30 बजे नरेश का टेम्पो उस ढाबे के सामने रुक गया। नरेश गाड़ी से उतर गया और काफ़ी समय तक टेम्पो के पास ही खड़ा रहा, जैसे वो टेम्पो को घूर रहा हो। उसके बाद वो उस ढाबे के पास गया और वहाँ के एक पुराने टेबल पर बैठ गया। कुछ समय बाद वो चलता हुआ धीरे धीरे रास्ते के किनारे तक पहुँच गया और जैसे ही एक ट्रक तेजी से वहाँ से गुजरने लगा, वो उसके सामने कूद गया। जब पुलिस ने पूरी तहकीकात की तो पता चला कि नरेश के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था और उसकी कमाई कुछ दिनों से काफ़ी कम चल रही थी। फिर पुलिस ने जुटाए सबूत के आधार पर यह बयान दे दिया कि नरेश ने कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। जब घर वालों को यह बात पता चली तो सबने उसे काफ़ी कोसा कि कैसा बाप था, कैसा पति था,
थोड़े से कर्ज के लिए अपने घर वालों को बेसहारा छोड़कर चला गया। लेकिन उन सबको आखिर जवाब देता कौन? कौन उन्हें सच्चाई बताता? कौन बताता उसकी मौत की असली वजह? कौन बताता सालों से बंद पड़े उस ढाबे का राज?